हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह और आप यहाँ पे पढ़ेंगे 11वीं क्लास की फिजिक्स। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा किसकी? 11वीं क्लास की। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि आखिर में ये जो फिजिक्स है वो है क्या और हमको ये फिजिक्स पढ़नी क्यों है। फिजिक्स, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स है प्रकृति का अध्ययन। समझ में नहीं आएगा ना? तो देखो समझाता हूं मैं। हुआ क्या कि जब मनुष्य पृथ्वी पर आया और जब मनुष्य ने जन्म लिया तो उसका सामना आसपास के वातावरण से हुआ। और जब उसका सामना आसपास के वातावरण से हुआ, और वातावरण में क्या होता है? प्रकृति। और प्रकृति के अंदर क्या होती हैं? प्राकृतिक घटनाएं। तो जब उसके सामने प्राकृतिक घटनाएं घटित होना लगी, तब उसने उनका अध्ययन करना क्या किया? शुरू किया। आखिर में ये कैसे हो रही है? जब तक उनके पास इस चीज का जवाब नहीं था तो वो कहते थे कि कोई शक्ति है, वो कर रहा है। बट जब उन्होंने उस चीज का अध्ययन करना शुरू किया, तब उन्होंने उनके रीजन ढूंढना शुरू किया, कारण ढूंढना शुरू किया। ठीक है, तो तब उन्होंने समझ में आया कि आखिर में ये प्राकृतिक घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। और जब प्रकृति के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जब अध्ययन करना शुरू हुआ, ठीक है, तो उस अध्ययन को हमने नाम दिया क्या? विज्ञान। क्यों? क्योंकि ये आधारित होता है किसके ऊपर? तर्क के ऊपर, कि आखिर जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये नहीं बोलना है कि भगवान करा रहा है, तर्क होना चाहिए उसके पीछे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमको पढ़ना है इस विज्ञान में क्या? फिजिक्स। अब क्या हुआ ना कि जब धीरे 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 जब हम मनुष्य डेवलप होना शुरू हुआ, विकसित होना शुरू हुआ, तो उसके ज्ञान में भी क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। जब ज्ञान में पूरी तरीके से बढ़ोतरी होती चली गई, तो विज्ञान का भी स्कोप जो यानी आकार है वो भी क्या करता चला गया? बढ़ता हुआ चला गया। अब प्रकृति के अंदर में हर चीज आती है। ठीक है, तो विज्ञान क्या किया? उसका भार बहुत बढ़ता हुआ चला गया। और जब वह विज्ञान बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, तब हमने क्या किया कि एक जैसी चीजों को एक जगह पे रखना शुरू किया। और फिर हमने उस आधार पर विज्ञान के क्या किए? भाग किए। ठीक है, मतलब प्रकृति के अंदर में जीव भी आते हैं। तो ठीक है, तो जब जब प्रकृति के अंदर में उन जीवों का सिर्फ अध्ययन करना हो, तो जीव उसको हम किसके अंदर करेंगे? उसको हम अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के अंदर में। तो बहुत आसान हो जाएगा हमको विज्ञान को डिवाइड करके कि जब भी हमें कोई जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना है, उनके आंतरिक गुणों का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो हम एक शाखा बना देते हैं विज्ञान की, जिसके अंदर सभी जीवों का या जीवन का अध्ययन किया जाएगा। सिर्फ इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? जीवन, लाइफ। तो जीव विज्ञान है क्या? स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का अध्ययन। और फिर हमने क्या किया कि जिस भी विज्ञान के अंदर में रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया रसायन विज्ञान। ठीक है, अगर कोई मतलब कि कोई वैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन आयरन ले लें, लोहा ले लें, लोहे को जब पिघलाया जाता है, ठीक है, तो जब वो पिघल कैसे जाता है? ठीक है, आखिर जब हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस लोहे के अंदर में ऐसा क्या आंतरिक परिवर्तन आता है कि वो पिघल जाता है? कैसे उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो जब ये केमिकल्स का और जो रसायनों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो उतनी सभी चीजों का, इस तरीके का जो रसायनों का सिर्फ अध्ययन होगा, उसको सिर्फ हम किसके अंदर करेंगे? रसायन विज्ञान के अंदर में करेंगे। और प्रकृति का जो अध्ययन हमें करना है, प्राकृतिक घटनाओं का जो हमें अध्ययन करना है, जो हमारे सामने घटित हो रही है, भौतिक जगत यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारे सामने, जो कुछ भी हम अपने सामने देख पा रहे हैं, उसका जो हमको अध्ययन करना है, वह हमें किसके अंदर करना है? भौतिक विज्ञान के अंदर में करना है। तो हमको पढ़ना है ये भौतिक विज्ञान। जब शुरू हुआ विज्ञान को पढ़ना, तो सबसे पहले जो डेवलप हुआ वह डेवलप हुआ भौतिक विज्ञान। मनुष्य ने सबसे पहले
जिस वस्तुओं के बारे में जानना शुरू किया, प्रकृति के डायरेक्ट कांटेक्ट में जब वो आता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जिस विज्ञान ने जन्म लिया है वो हमारी क्या है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत को उन्होंने जानना शुरू किया कि आखिर ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो वो सब किसके अंदर में आता है, भौतिक विज्ञान के अंदर में आता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान जो है हमारा वो साइंस का किंग है। जो विज्ञान है हमारी, उस विज्ञान का किंग कौन है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान है किंग सारी साइंस का, और इसकी जो क्वीन है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो डेवलप हुआ है वो भौतिक विज्ञान हुआ है, फिर इसके रास्ते से सारी चीजें निकल कर आई हैं। तो भौतिक विज्ञान है क्या, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है क्या, भौतिक विज्ञान। जरा देखो कैसे, भौतिक चीजों में क्या क्या आएगा, दिन से रात का होना कैसे होता है, भौतिक विज्ञान बताएगा। रात से फिर दिन का हो जाना कैसे पता करें, कौन आंसर देगा चीज का, भौतिक विज्ञान देगा। सर्दी से गर्मी आ जाती है और गर्मी से सर्दी आ जाती है, बीच में बरसातें भी आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं ये कौन बताएगा हमको, भौतिक विज्ञान बताएगा। आखिर में इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, वो तुम्हारी उत्सुकता जानने की, उन सारी चीजों का जो उत्तर देगा वो देगा भौतिक विज्ञान। समुद्र में लहरों का उठना, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, रात को चंद्रमा का दिखना और दिन में उसका गायब हो जाना, तारों का ठंडा होना, ठीक है, कार का सड़क पे दौड़ना, साइकिल का चलना, ये सारी चीजों का आंसर कौन देगा, भौतिक विज्ञान देगा। पंखे का चलना, मेरी आवाज जो तुम तक पहुंच पा रही है, ठीक है, इस चीज का रीजन क्या है, कैसे पहुंच पा रही है, वो कौन आंसर देगा, भौतिक विज्ञान इस चीज का आंसर देगा। आप घर बैठ के इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो इस चीज का आंसर कौन देगा, ये भौतिक विज्ञान देगा। तो बहुत कुछ है इसके अंदर में, जो जितनी भी क्यूरियोसिटी है, मतलब जो हम डेली लाइफ में जीते हैं, उनके कभी हम रीजन ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, पर आज से हम रीजन ढूंढने का प्रयास करेंगे, और वो सारे रीजन का जो उत्तर आएगा वो कौन देगा, ये भौतिक विज्ञान देगा। ठीक है, तो जो नेचर है, उस नेचर के जो रूल्स हैं, रूल किसके, नेचर के, उनको अगर स्टडी करना है तो किसके अंदर करना है, रूल ऑफ नेचर या रूल्स ऑफ नेचर। तो रूल ऑफ नेचर का जो हमें अध्ययन करना है वो किसके अंदर करना है, भौतिक विज्ञान के अंदर में करना है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान आपको आपकी सारी क्यूरियोसिटी का क्या देगा, आंसर देगा। पानी से बिजली का बनना और उसी बिजली का आपके घरों तक पहुंचना कैसे, भौतिक विज्ञान तुमको बताएगा, कोई और नहीं बताएगा आपको। ये सारे आंसर कौन देगा, ये भौतिक विज्ञान देगा। समझ में आ रहा है, पानी धरती पर है, ऊपर कैसे चला जाता है, बरसात कैसे हो जाती है, आखिर पूरी साल में कुछ ही महीने बरसात क्यों होती है, कैसे होती है, इस चीज का अगर तुमको आंसर चाहिए तो कौन देगा, भौतिक विज्ञान देगा। कि साल के पर्टिकुलर मंथ में क्या होती है, बरसात होती है, आखिर क्यों, कैसे, पूरी साल भर क्यों नहीं होती इधर, भौतिक विज्ञान देगा। कहीं पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, बट कहीं पे बिल्कुल बरसात नहीं होती। फॉर एग्जांपल के लिए आजकल आप लोगों को क्या बरसात नहीं हो रही है, ठीक है, तो कारण क्या है इस चीज का, रीजन क्या है, आखिर कैसे नहीं हो रही है, यहां क्यों नहीं हो रही है, वहां क्यों होती है, इन सब चीजों का उत्तर मिलेगा आपको किसके अंदर में, इस भौतिक विज्ञान के अंदर में। तो इस भौतिक विज्ञान के अंदर में ये जितनी भी सारी चीजों की जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, इन अगर प्रश्नों के किसी के पास में अगर उत्तर हैं,
इन प्रश्नों के अगर किसी के पास में उत्तर है तो वो है क्या, भौतिक विज्ञान। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे, तो तुमको बहुत अंदर से इतना मतलब इतना कुछ ज्ञान है इसके अंदर में, सब कुछ बसा पड़ा है इसके अंदर में। अगर ये भौतिक विज्ञान ना होता तो इन दोनों साइंसेस को आप भूल जाओ, ये जन्म ही नहीं ले पाती अगर ये नहीं होता तो। भौतिक विज्ञान है तभी ये जीव विज्ञान पैदा हुई है, भौतिक विज्ञान है तभी ये रसायन विज्ञान बनकर आया है। तो सब कुछ इससे शुरू हुआ है। जब हम भौतिक विज्ञान की जितनी भी घटनाएं प्रकृति में घटित हो रही हैं, जब हमने उन घटनाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में हमने उनके सिद्धांत बनाए, ठीक है, लॉ बनाए, ठीक है, तो जब हमने उनका अध्ययन करने के लिए, घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जब हमने लॉ बनाए, तो उन लॉ को प्रूफ करने में हम फंसे। तब हमको मैथमेटिकली उनको प्रूफ करना पड़ा, और तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमें कुछ सर्व समीकरणों की, कुछ सूत्रों की, कुछ फॉर्मूलाओं की जरूरत पड़ने लगी। तो फिजिक्स क्या लगे अपने आप को, भौतिक विज्ञान को क्या लगा कि कुछ अधूरापन लगा। और फिर जब अधूरापन लगता है, आवश्यकता होती है किसी चीज को हल करने की, तब आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है, ठीक है। तब इसके बाद जन्म लिया किसने, मैथमेटिक्स ने, गणित ने। तो गणित ने मदद की फिर किसकी दोबारा से, इसको फिजिक्स को और आगे बढ़ने के लिए। मतलब भौतिक विज्ञान की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता ने जन्म दिया किसको, गणित को। और फिर जब गणित बन गया तो फिर गणित ने मदद करना शुरू किया किसको, भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान और आगे बढ़ी। और जब माइक्रोस्कोप का जन्म हुआ, माइक्रोस्कोप को ढूंढा गया, तब इस जीव विज्ञान को भी और सहायता मिली आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जब जन्म ले लिया, सूक्ष्मदर्शी आया, तभी तो हम कोशिकाओं का अध्ययन कर पाए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आंखों से थोड़ी देख सकते हो किसी के शरीर के अंदर, ठीक है। आप एक्सरे वगैरह करवाते हो, एक्सरे करवाते हो, किसके अंदर पढ़ते हो ये एक्सरे क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, ये कौन बताएगा तुमको, ये भौतिक विज्ञान तुमको बताता है। सूरज का प्रकाश धरती तक आता है, कैसे आता है, कौन बताएगा, ये भौतिक विज्ञान तुमको बताएगा। जब एक्सरे का जन्म हुआ, तभी तो जीव विज्ञान के अंदर में हमने बॉडी का, मनुष्य की जो बॉडी होती है उसका हम एक्सरे करवाते हैं ना हॉस्पिटल में। तो एक्सरे जब करवाते हैं, तो एक्सरे जब होता है तब हम अध्ययन कर पाते हैं किसी के शरीर के अंदर आखिर में हुआ क्या है। तो आप सोचो, अगर भौतिक विज्ञान एक्सरे का अध्ययन ना देता तो इस जीव विज्ञान का क्या होता। अगर भौतिक विज्ञान सूक्ष्मदर्शी ना बनाता तो इस जीव विज्ञान का क्या होता। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि जीव विज्ञान नहीं है। अब आज के डेट में सबका अपना अपना एक योगदान है हर एक क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब सीखने का है कि आखिर में भौतिक विज्ञान को पढ़ना क्यों है। प्रकृति के और अंदर में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, अगर उनका आंसर अगर चाहिए तो वो भौतिक विज्ञान आपको दे सकता है। बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, ठीक है, बट उसका साउंड हमको बाद में सुनाई देता है। मतलब पहले चमक जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमको साउंड आता है। आखिर ऐसा कैसे, जब चमकती तभी क्यों नहीं आवाज आती। इसका आंसर कौन देगा, ये भौतिक विज्ञान देगा। और ये सब जो मैं जितनी भी प्रश्न कर रहा हूं ना तुमको, सभी प्रश्नों के बारी बारी से उत्तर मिलेंगे आपको आने वाले समय में। बस अभी फिलहाल के लिए इसका फील लो कि ये भौतिक विज्ञान जो है वो क्यों पढ़नी है हमको, आखिर में ऐसा क्या है इसके अंदर जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना होगा। कभी तुमने देखा होगा ना कि बिजली जब गिरती है तो कभी जो गांव के एरिया होते हैं या बहुत खुले वाले एरिया होते हैं वहां गिरती है, कभी शहरों में बहुत कम गिरती है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है कि शहरों में कम गिरती है, गांव के एरिया जो होते हैं, खुले एरिया जो ज्यादा होते हैं, वहां पे ज्यादा गिरती है कभी कभी। इसका कारण ढूंढेंगे अपन, ठीक है। कोयले से बिजली कैसे बन जाती है, जनरेटर कैसे चल जाता है, कार सटपट कैसे दौड़ती है, ट्रेन कैसे दौड़ती है, अंतरिक्ष में जो रॉकेट होता है वो कैसे ऊपर चला जाता है, एरोप्लेन कैसे उड़ जाता है। इन सब का आंसर मिलेगा आपको किसके अंदर में, भौतिक विज्ञान के अंदर में, ठीक है। तो सारांश में कहें तो भौतिक विज्ञान है क्या, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या कहलाता है,
भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, ये भौतिक विज्ञान का फील आ रहा है कि भौतिक विज्ञान में आखिर है क्या, पढ़ना क्यों है हमें इसको। तो देखो, अब भौतिक विज्ञान ने जन्म लिया, मान लो सबसे पहले कौन आया, भौतिक विज्ञान आया। फिर जो वैज्ञानिक हुए, मतलब जिन्होंने जिन घटनाओं का अध्ययन किया उन्हीं को तो वैज्ञानिक बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंदर में या सिर्फ विज्ञान के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति ने यह प्रयास किया कि हम एक ऐसा नियम बनाएं जिससे सभी घटनाओं को क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। ठीक है, प्रयास करते नहीं करते हैं। सोचो कितना इंटरेस्टिंग हो कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सिद्धांत बना दिया जाए कि एक और उसी से सभी प्रश्न हल हो जाएं, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज को पढ़ो और बाकी सबको फिर उससे सॉल्व कर लो, तो कितना इंटरेस्टिंग है। तो उसी तरीके से भौतिक विज्ञान के अंदर में लोगों ने यह प्रयास किया कि हम एक ऐसे नियमों का गठन करें जिस सिद्धांत या ऐसे सिद्धांत का जनक मतलब बनाया जाए, कोई ऐसा सिद्धांत बनाया जाए जिस सिद्धांत से भौतिक विज्ञान की सभी घटनाओं को हम क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। भौतिक विज्ञान है क्या, इसको अंग्रेजी में बेटा फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ही होता है नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर, मतलब नेचर का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इस नेचर का अध्ययन करने के लिए दो नियम बनाए गए। ठीक है, दो सिद्धांतों पे वैज्ञानिकों ने क्या किया, काम किया। सबसे ज्यादा जिस सिद्धांत पे काम किया उन्होंने, उसको बोलते हैं अपन एकीकरण, मतलब यूनिफिकेशन। मतलब कोई एक सिद्धांत बना दो और उस एक सिद्धांत के आधार पर पूरी फिजिक्स को क्या करो, डिफाइन कर दो। जितने भी सिद्धांत है, बरसात क्यों होती है, दिन रात क्यों होते हैं, साउंड कैसे गति करता है, लाइट कैसे आ जाती है, ज्वालामुखी कैसे फट जाता है, ठीक है, पंखा कैसे चलता है, कार कैसे दौड़ती है, ठीक है, एप्पल ऊपर से नीचे कैसे गिर जाती है, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे कैसे आ जाती है, इन सभी चीजों के जो आंसर है वो कौन दे दे, कोई एक सिद्धांत दे दे, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफिकेशन। तो एकीकरण का मतलब क्या है, एकीकरण का मतलब है किसी एक सिद्धांत पर कार्य करना और उस सिद्धांत से सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करना। सभी प्राकृतिक घटनाओं का जब हम एक ही सिद्धांत से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा होता है न्यूनीकरण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शनिज्म। अब ये दो उदाहरण देते हैं इस एकीकरण यानी यूनिफिकेशन का। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन नाम का एक व्यक्ति सुना है आपने, जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। हाँ, वेरी गुड। तो न्यूटन ने अपना एक नियम दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। किसने दिया, इस न्यूटन ने दिया। और फिर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से फिर उन्होंने क्या किया, सारी चीजों को डिफाइन करने का प्रयास किया। ठीक है, न्यूटन ने बताया ना कि सेब नीचे क्यों गिरता है, टर्म देखो कैसे गिरता है।
ठीक है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, इसका आंसर कौन देगा? ये गुरुत्वाकर्षण देगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे इनके मतलब नियम हैं जो इन्होंने मतलब गुरुत्वाकर्षण के आधार पर उनको क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, अब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने दे दिया और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से उन्होंने बताया कि सेब नीचे कैसे गिरता है। ठीक है, और जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमता है। ठीक है, समुद्र में जो लहरें जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, और जो आपका पेंडुलम होता है, पेंडुलम बोले तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर में, पेंडुलम सरल लोलक पढ़ा ना, लोलक, हाँ हाँ वही। ठीक है, तो वो कैसे गति करता है। ठीक है, तो ये सभी किसने बताया, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने इन चीजों के क्या करने की प्रयास किया, आंसर देने का प्रयास किया। ठीक है, चंद्रमा कैसे घूमता है, अब जैसे कि पेंडुलम जो होता है, जो लोलक जो होता है, लोलक कैसे गति करता है। ठीक है, जो ज्वार भाटा आता है वह कैसे आता है। इन सब चीजों के आंसर देने का प्रयास किया है किसने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। एक सिद्धांत आया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ने उसने प्रयास, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, उन्होंने हर चीज को करने का क्या किया, प्रयास किया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना दिया और फिर उससे क्या किया, बाकी सारी जो घटनाएं घटित हो रही है प्रकृति के अंदर में उनमें उस सिद्धांत को लगाते गए और उनका उन्होंने क्या करते चले गए, वो विवरण देते चले गए। अगर ये घटना देखो ये इस तरीके से हो रही है, चंद्रमा कैसे कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कर रहा है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे कैसे गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिर रही है। सरल लोलक जो होता है वो गति कैसे कर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गति कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन, मतलब एक नियम बनाओ और फिर उसे क्या करो, सभी को डिफाइन करने का प्रयास करो। ठीक है, अब जैसे एक नियम और आया, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा चाहे जिस किसी भी रूप में हो, ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में सिर्फ क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये किसने दिया, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आया और फिर इस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत ने ये करने का प्रयास किया कि प्रकृति के अंदर में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी का हम विवरण देंगे सिर्फ एक सिद्धांत से, और जिसका नाम है क्या, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि लाइट का बनना, ठीक है, जो आपके पानी से जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें बिजली बनती है, वो कैसे बनती है, कौन बताएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताएगा कि बिजली का जो उत्पादन है वह कैसे होता है। ठीक है, बर्नौली ने अपनी प्रमेय दी, नाम से तुम्हें घबराना नहीं है कि क्या आ गया, बर्नौली का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। लेंज का सिद्धांत, लेंज लॉ किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ठीक है, और अब जैसे कि मान लो किरचॉफ का लॉ है, किरचॉफ नियम, ये किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर क्या है, ये आधारित है। बहुत सारे नियम हैं जिनमें क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है,
अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आया और फिर उस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत ने क्या किया, सारी प्राकृतिक घटनाओं का एक जगह पर अध्ययन करने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, अगर ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो उनका कारण क्या है, ऊर्जा। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या कर रही है, परिवर्तित हो रही है और घटनाएं घटित हो रही हैं। पानी के अंदर जो ऊर्जा है वह बिजली वाली यानी विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, किसी की स्थितिज ऊर्जा है वह गति ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, अब पानी ऊपर है, नीचे की तरफ तेजी से आता है, पर नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता है, तो सबका आंसर कौन देगा, ये ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत देगा। तो एकीकरण का मतलब क्या है कि कुछ एकीकरण में एक है, एक, और एकीकरण का मतलब क्या है कि जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, मान लो कि आपके पास में 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5, इन पांचों चीजों को अगर पढ़ना है तो इन पांचों चीजों के लिए एक नियम बना दो बस, और उन्हीं से सबको पढ़ लो। इसको हम कहते हैं एकीकरण। ठीक है, तो अब आगे आगे जैसे आप चलते चलेंगे तो आप आगे पढ़ते हुए चलेंगे कि इस एकीकरण के सिद्धांत के अंदर में आखिर में है क्या क्या। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनीकरण की। ठीक है, इस एकीकरण में सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है स्टीफन हॉकिंग का, प्रेजेंट टाइम में स्टीफन हॉकिंग। अभी मर चुके हैं ये। कभी कभी आपने टीवी में या अखबार वगैरह में देखा होगा, एक व्यक्ति व्हील चेयर पे रहता है, एकदम पैरालाइज है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी। ठीक है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना किसी को आंसर दे सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, पर इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उसके बावजूद भी सोचने वाली बात है, 13-14 साल से उसकी बॉडी ने काम करना धीरे धीरे कम कर दिया। पहले पैरों ने काम, हाथ उसका साथ छोड़ दिया, फिर उसके हाथों ने साथ छोड़ दिया, बॉडी ने साथ छोड़ दिया, उसके जो एक्सप्रेशन थे उस सभी ने साथ छोड़ दिया। बस उसका साथ सिर्फ एक चीज ने नहीं छोड़ा, और वो है उसका दिमाग। सोचो, वो सिर्फ अपने दिमाग से सोचता है, और वहां पे अपन कंप्यूटर से उसकी जो सोचने वाली जो शक्ति है उसको हम स्क्रीन पे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, पैटर्न बनाते हैं, तब जाके उसको लिखा जाता है कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, तो ये क्या सोच रहे होंगे। बोल भी नहीं सकता है, पर दुनिया का सबसे जाना माना एक वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग। और इस स्टीफन हॉकिंग ने इस एकीकरण, पूरी एकीकरण के सिद्धांत के लिए इन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा नियम दूंगा इस दुनिया को, मैं एक ऐसा नियम दूंगा इस दुनिया को कि जिससे एक नियम से आप प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसने दिया, ये स्टीफन हॉकिंग ने दिया। और स्टीफन हॉकिंग ने इस सिद्धांत पे अपने पूरे जीवन भर काम किया। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया अपने देने के लिए, और इन्होंने अपने नाम से एक बुक भी लिखी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ जानने का सिर्फ एक सिद्धांत। तो एकीकरण का मतलब अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एकीकरण का मतलब क्या है। ठीक है, तो एकीकरण का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक घटनाओं का किसी एक सिद्धांत से अध्ययन करना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। एक सिद्धांत से करने का क्या करना, प्रयास करना। और अब इस न्यूनीकरण का मतलब क्या है, देखो शब्द में बता हुआ है न्यून, न्यून का मतलब क्या होता है, छोटा। अब इसके अंदर में क्या होता है, न्यूनीकरण के अंदर में, इस न्यूनीकरण के अंदर में आता है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ी, किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अध्ययन करना। क्या कहलाता है, विज्ञान में न्यूनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर में पढ़ना क्या है कि हमें सिर्फ इसके अंदर में इतना जानना है कि न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है, कोई बहुत बड़ी समस्या, ज्यादा बात नहीं करने का,
तो न्यूनीकरण का मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या को आपको क्या करना, बहुत छोटे हिस्सों में तोड़ना उसको, और फिर उसको तोड़ कर क्या करना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई मैटर है आपके पास में, ठीक है, मैटर बोले तो कोई पदार्थ है आपके पास में, द्रव्य, द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब इस मैटर का हमें कोई अध्ययन करना है, जैसे बहुत बड़ा कोई मैटर है आपके पास, पदार्थ है, बहुत बड़ा पदार्थ है। अब उस पदार्थ के गुणों का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। अब उस पूरे पदार्थ को घर में मान लो कि आपके पास है ये पूरा कोई पहाड़ है, हिमालय पर्वत है। अब उस पूरे हिमालय पर्वत का हमें अध्ययन करना है कि आखिर ये पर्वत बना कैसे है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या के प्रॉपर्टीज है, क्या क्या सोर्स है इसके पास में। ठीक है, किन किन केमिकल से मिलकर ये बना हुआ है। तो सबका अगर अध्ययन करना तो क्या सोचते हो कि उस हिमालय पर्वत को वहां से उखाड़ के अपने घर में लेकर आओ फिर उसका अध्ययन करो, नहीं हो पाएगा ना। तो हमको क्या करना है कि जो पूरा एक बॉडी है, पूरा जो पदार्थ है कोई, उसमें से छोटे से हिस्से को लेकर आओ और फिर उस हिस्से को क्या करो, अध्ययन करो। जो उस हिस्से की प्रॉपर्टी होगी वही किसकी प्रॉपर्टी होगी, पूरे पदार्थ की होगी। तो ये कहलाता है हमारा क्या, न्यूनीकरण। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को हमेशा ध्यान रखना है, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, और द्रव की प्रॉपर्टीज का अध्ययन, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है अगर उनका अध्ययन करना है तो हमें किस में करेंगे, भौतिक विज्ञान के अंदर में करेंगे। भौतिक विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज अपन इतना रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे तो इस भौतिक विज्ञान का डिवीजन पढ़ेंगे कि हमें इस भौतिक विज्ञान को कितने भागों में पढ़ना है, क्योंकि तो भौतिक विज्ञान भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हमने जनरली इसको दो चीजों में तोड़ रखा है। एक को तो हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक दूसरे वाली फिजिक्स को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल का मतलब होता है पुराना और मॉडर्न का मतलब होता है नया। इसकी शुद्ध हिंदी इसको बोलते हैं चिरसम्मत। बड़ा अजीब नाम लगता है ना, कभी सुना नहीं होगा ये चिरसम्मत क्या होता है। तो चिरसम्मत का मतलब होता है क्लासिकल। ठीक है, चिर का मतलब होता है बहुत पुरानी चीज, सम्मत का मतलब बहुत पुराने समय से क्या बनी हुई है, चिर बनी हुई है, जड़ बनी हुई है वो चीज। ठीक है, चिर सम्मत मतलब पुरानी चीज, और मॉडर्न का मतलब क्या है, नई चीज। ठीक है, तो इसके अंदर में हमें पुरानी फिजिक्स को पढ़ना है जो बहुत पहले फिजिक्स बन चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर हमें जो रिसेंट में जो अभी जो फिजिक्स बनी हुई है जिसको हम अब अध्ययन करते हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपन कल देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में हमें कौन कौन सी फिजिक्स को पढ़ना होता है, फिजिक्स के किस किस भाग को पढ़ना होता है, और क्लासिकल फिजिक्स में हमें क्या क्या भाग पढ़ना होता है। और हम ये भी सीखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स जब थी हमारे पास में तो हमने एक और फिजिक्स का जन्म क्यों किया, जिसको हमने बोला क्या कि ये मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, अगर इसी से सारा काम चल रहा है आज की डेट में तो फिर इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, और जब इसको पढ़ना जरूरी है तो फिर इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये अपन कल देखेंगे। तो अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये सिर्फ ना एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। बट किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि उस चीज का एहसास हमारे पास में हो, एक फील हमारे पास में हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं आखिर में। ठीक है, इसका रीजन क्या है पढ़ने का, क्यों पढ़ना है भाई। जब किसी का कारण पता होता है ना करने का तो उसको करने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर में जितने भी मैंने तुमको प्रश्न बताए हैं, यूं बरसात का होना, दिन रात का होना, ज्वालामुखी का फटना, चंद्रमा का घूमना, ठीक है, दिन में दिखाई देना नहीं देना, प्रकाश का आना, मैं आपको दिख रहा हूं, मेरा साउंड आप तक पहुंच रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है, बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है, ठीक है, और बादल बन जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे बरसात हो रही है, फिर बरसात नहीं होती है साल भर, सर्दी से गर्मी हो जाती है, गर्मी से सर्दी हो जाती है, पतझड़ का मौसम आ जाता है। कैसे
किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं कहीं ऐसी धरती पे ऐसी ऐसी जगह जब पूरी साल भर बरसात होती है, पूरी बारह बारह मास बरसात होती है, बट अपने यहाँ पे बारह मास बरसात नहीं होती। ठीक है, इन सबका हम कैसे सीखेंगे, आंसर देखेंगे कि आखिर में ऐसा है होता कैसे है। तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आने वाले समय में। तो थोड़ा आपको क्या रखना है, अपने अंदर संयम रखना है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको धीरे धीरे क्या करते चलना है, पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलो।